नमस्कार दोस्तों। तो आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 6 की विज्ञान पाठ्य पुस्तक से 9वां अध्याय सजीव विशेषताएं एवं आवास। तो सजीव की विशेषताएं और उसका आवास क्या है, इसके विषय में पढ़ने वाले हैं। तो इसमें चलिए शुरू करते हैं। पहेली और बूझो छुट्टियों में अनेक रोमांचक स्थानों की सैर पर गए। ऐसी ही एक यात्रा पर वे ऋषिकेश में गंगा नदी देखने चले गए। उन्होंने हिमालय की हिमाच्छादित पर्वत श्रृंखला के कुछ पर्वतों का पर्वतारोहण किया, जहाँ क्या थी, बहुत ठंड थी। इन पर्वतों पर उन्होंने ओक के, चीड़ तथा देवदार जैसे अनेक वृक्ष देखे, जो कि उनके मैदानी क्षेत्र के वृक्षों से बहुत क्या थे, भिन्न थे, अलग तरह के थे। एक और अभियान में उन्होंने राजस्थान की फिर यात्रा की एवं ऊंट तथा उष्ण मरुस्थल भी घूमे। उष्ण मीन्स सूखा हुआ मरुस्थल और गर्म मरुस्थल, ठीक है। यहाँ से उन्होंने नागफनी के अनेक प्रकार के पौधे एकत्र किए। अंत में वे पुरी गए और उन्होंने समुद्र तट की सैर की और वहाँ कैजुराइना के वृक्ष की कतार देखी। इन स्थानों के भ्रमण से रोमांचक एवं उल्लासपूर्ण क्षणों का स्मरण करते हुए उन्हें अचानक एक विचार आया कि ये सभी एक स्थान एक दूसरे से बहुत भिन्न थे। कुछ बहुत ठंडे थे, कुछ बहुत उष्ण और कुछ शुष्क तथा कुछ आर्द्र थे, परंतु उन सभी स्थानों पर अनेक प्रकार के बहुत सारे जीव यानी कि सजीव वस्तुएं भी थे, ठीक है। उन्होंने ये जानने की कोशिश की कि क्या पृथ्वी पर कोई ऐसा स्थान है जहाँ कोई जीव नहीं पाया जाता। तो भूजों ने क्या किया, अपने घर के आसपास के स्थानों पर ध्यान दिया। घर के अंदर अलमारी पर और दरवाजों को देखा। उन्होंने सोचा कि इनमें से कोई सजीव नहीं होगा, परंतु उसे क्या हुआ, एक छोटी सी मकड़ी भी नजर आई घर पे। घर के बाहर भी वह किसी ऐसे स्थान के बारे में नहीं सोच सका जहाँ किसी न किसी प्रकार का जीव ना पाया जाए, ठीक है। अब देखिए, पहेली ने दूर दूर के स्थानों के विषय में पढ़ना एवं सोचना प्रारंभ किया। उसे पता लगा कि लोगों ने तो ज्वालामुखी के मुख के मुहानों में भी सूक्ष्म जीवों को खोज निकाला है। इसका मतलब जीव क्या हैं, हर जगह उपलब्ध हैं। चलिए सजीवों एवं उनके प्रवेश को देखते हैं। पहेली एवं बूझों के मस्तिष्क में एक और विचार आया। जिन स्थानों की उन्होंने सैर की थी, वहाँ किस प्रकार के जीव पाए जाते हैं। मरुस्थल में जैसे ऊंट थे, पर्वत पर बकरी एवं याक थे, पुरी के समुद्र तट पर केकड़े एवं अनेक प्रकार की मछलियाँ थीं। उन्होंने जिन्हें क्या कर रहे थे, मछुआरे पकड़ रहे थे। साथ ही चींटियां जैसे अनेक प्रकार के जीव इन सभी स्थानों पर उपस्थित थे। इन क्षेत्रों में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के पौधे अन्य क्षेत्रों के पौधों की प्रजातियों से क्या थे, भिन्न थे। इन विभिन्न क्षेत्रों का परिवेश कैसा था, क्या उनका परिवेश भी एक समान था। तो क्रियाकलाप की सहायता से समझते हैं। आइए एक वन से प्रारंभ करते हैं। यहाँ पाए जाने वाले सभी पेड़ पौधे जीव जंतु के बारे में सोचना है आपको। एक जंगल में पाए जाने वाले सभी जंतुओं, पौधों, वस्तुओं के बारे में, और दूसरे क्षेत्रों में पाए जाने वाले सभी वस्तुओं, जंतुओं एवं पौधों के बारे में नाम की जो है सारणी बना लेनी है। आप इस अध्याय में दिए गए उदाहरणों को इकट्ठा कर सारणी 9.1 में भर सकते हैं। अपने मित्रों, माता पिता एवं अध्यापक से भी इसमें क्या कर सकते हैं, विचार विमर्श कर सकते हैं तथा तालिका में दिए गए अन्य कॉलम में विभिन्न स्थानों पर पाने जाने वाले जंतुओं एवं पौधों के नाम लिख सकते हैं। आप पुस्तकालय में उपलब्ध उन पुस्तकों की सहायता ले सकते हैं जिनमें जंतु, पौधे एवं खनिज के विषय में जानकारी दी गई है। काहे में, पुस्तक में, उनकी भी आप सहायता ले सकते हैं। अब चलिए आगे देखते हैं। इसमें कुछ खास नहीं है, यहाँ से देखते हैं। आवास एवं अनुकूलन। क्रियाकलाप 1 में आपके द्वारा सूचीबद्ध किए गए पौधे एवं जंतुओं से आपको क्या मिला,
क्या आपको अनेक प्रकार के सजीव मिले? तालिका 9.1 में मरुस्थल वाले कॉलम में समुद्र वाले कॉलम को ध्यान से देखिए। क्या आपको प्रतीत होता है कि इन दोनों कॉलम के जीव बहुत अलग प्रकार के हैं? जैसे हमको क्या करना है, मरुस्थल वाला लेना है एक, और एक समुद्र वाला लेना है। तो मरुस्थल में कौन रहता है? ऊंट रहता है। तो ऊंट हो गया मरुस्थल वाला, और मछली हो गई समुद्र वाली। ये दो अलग अलग जीव हो गए। मछली क्या है? जल में रहती है, ठीक है। और जो ऊंट रहेगा वो कहाँ पर रहेगा? सूखी जगह पर रहेगा, वो अधिक पानी को स्टोर कर पाएगा, ठीक है। इस तरह के अलग अलग प्रकार की उनमें विशेषताएं पाई जाएंगी। चलिए देखते हैं इन दोनों क्षेत्रों में किस प्रकार का परिवेश है। समुद्र में जंतु एवं पौधे लवणीय जल यानी कि खारे पानी में रहते हैं तथा श्वसन के लिए जल में विलेय वायु यानी ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं। मरुस्थल में जल बहुत कम मात्रा में उपलब्ध होता है। मरुस्थल दिन में बहुत गर्म एवं रात में ठंडा होता है। मरुस्थल में पाए जाने वाले पौधे एवं जंतु भूमि पर रहते हैं एवं श्वसन के लिए आसपास की वायु का उपयोग करते हैं, ठीक है। समुद्र तथा मरुस्थल भिन्न प्रकार के परिवेश हैं और इन दोनों क्षेत्रों में बिल्कुल भिन्न प्रकार के पौधे एवं जंतु देखे देते हैं। क्या ऐसा नहीं है? आइए दो भिन्न प्रकार के परिवेश मरुस्थल तथा समुद्र में जंतुओं ऊंट तथा मछली का परीक्षण करते हैं। ऊंट कहाँ रहेगा? मरुस्थल में। मछली कहाँ रहेगी? समुद्र में। तो इनका परीक्षण करके देखते हैं। तो ऊंट की शारीरिक संरचना उसे मरुस्थलीय परिस्थितियों में रहने की योग्य बनाती है। ऊंट के पैर क्या होते हैं? लंबे होते हैं, जिससे उसका शरीर रेत की गर्मी से दूर रहता है। उनमें मूत्रोत्सर्जन की मात्रा बहुत कम होती है तथा मल शुष्क होता है। उन्हें पसीना यानी स्वेद भी नहीं आता, क्योंकि शरीर से जल का ह्रास बहुत कम रहता है। इसलिए उसका क्योंकि मरुस्थल में जल की कमी है, तो वो जल कम यूज करता है। इसलिए जल के बिना भी वे अनेक दिनों तक रह सकते हैं, ठीक है। आइए विभिन्न प्रकार की मछलियों को देखें। इस तरह से मछली जो रहती हैं, इनमें से कुछ को चित्र 9.3 में दर्शाया गया है, परंतु इतने अधिक किस्म की मछलियों में क्या आपको इनकी आकृति में कुछ समानताएं दिखाई देती हैं। इन सभी का शरीर धारा रेखीय होता है, जिसकी चर्चा हम अध्याय 8 में कर चुके हैं। उनकी यह आकृति उन्हें जल के अंदर विचरण करने में सहायता करती है। मछलियों का शरीर चिकने सल्कों से ढका होता है। ये सल्क मछली को सुरक्षा तो प्रदान करते हैं, साथ में सुगम गति में भी क्या होते हैं? सहायक होते हैं। हमने अध्याय 8 में चर्चा की थी कि मछली के पंख एवं पूंछ चपटी होती हैं, तो उन्हें जल में अंदर दिशा परिवर्तन एवं संतुलन बनाए रखने में सहायता करते हैं। मछली के जो गिल होते हैं, क्लोम भी कहते हैं जिनको, जो उसे जल में सांस लेने में क्या करते हैं? सहायता करते हैं। अब हम देखते हैं कि मछली की संरचनाएं उसे जल में रहने के सहायक होती हैं तथा ऊंट की जो संरचना होती है वो मरुस्थल में रहने में उसकी सहायता करती है, ठीक है। तो इस तरह से जहाँ का जीव होगा उस अनुसार वो अनुकूलन कर लेगा और उसकी जो है संरचना भी उसी प्रकार की होगी। हमने पृथ्वी पर पाए जाने वाले असंख्य प्रकार के जंतुओं में से केवल 2 उदाहरण ले लिए हैं। हम देखते हैं कि सजीवों की इन सभी किस्मों में ऐसी कुछ विशिष्ट विशेषताएं होती हैं जो उन्हें अपने परिवेश में रहने की योग्य बनाती हैं, जिसमें वे प्रायः पाए जाते हैं जहाँ वो रहते हैं। जिन विशिष्ट संरचनाओं एवं स्वभाव की उपस्थिति किसी पौधे एवं जंतु को उसके परिवेश में रहने के योग्य बनाती है, उसी को अनुकूलन कहते हैं, ठीक है। विभिन्न जंतु भिन्न परिवेश के प्रति अलग रूप से अनुकूलित हो सकते हैं। किसी सजीव का वह स्थान जिसमें वह रहता है वह उसका क्या कहलाता है? आवास कहलाता है। अपने भोजन, वायु, शरण स्थल एवं अन्य आवश्यकताओं के लिए जीव अपने आवास पर निर्भर रहता है। आवास का अर्थ है वास स्थान या एक घर कह सकते हैं। विभिन्न प्रकार के पौधे एवं जंतु एक ही आवास में संयुक्त रूप से रह सकते हैं।
जैसे स्थल यानी कि जमीन पर पाए जाने वाले पौधों एवं जंतुओं के आवास को स्थलीय आवास कहा जाता है। वन, घास के मैदान, मरुस्थल, तटीय एवं पर्वतीय क्षेत्र स्थलीय आवास के कुछ उदाहरण हैं। जलाशय, दलदल, झील, नदियाँ एवं समुद्र जहाँ पौधे एवं जंतु जल में रहते हैं उन्हें जलीय आवास कहते हैं। ठीक है। विश्व के विभिन्न भागों में पाए जाने वाले वनों, घास और मैदान, मरुस्थलों, तटीय एवं पर्वतीय क्षेत्रों में भी बहुत विषमताएं होती हैं। यह सभी जलीय जीवों के लिए भी सत्य है। किसी आवास में पाए जाने वाले सभी जीव जैसे कि पौधे, जंतु उसके जैव घटक कहलाते हैं। चट्टान, मिट्टी, वायु एवं जल जैसी अनेक निर्जीव वस्तुएं आवास के अजैव घटक हैं। सूर्य का प्रकाश एवं ऊष्मा भी परिवेश के अजैव घटक हैं। हम जानते हैं कि कुछ पौधे बीजों से उगते हैं। आइए बीज के अंकुरण से नए पौधे बनने की प्रक्रिया को कुछ अजैव कारकों की भूमिका का अध्ययन करते हैं। अध्याय 1 में किए गए क्रियाकलाप 5 का स्मरण कीजिए। इस क्रियाकलाप में मूंग के बीज के अंकुरण निकल आता था। ठीक है, अर्थात वे अंकुरित हो गए थे। यह बीज से एक नए पौधे का प्रारंभ है। ठीक है, तो वो आपने देखा ही था कि मूंग के कुछ सूखे बीजों को एकत्र करना है, कुछ बीजों के एक ढेर को अलग रख देना है तथा शेष को एक दिन के लिए पानी में भीगने के लिए रख देना है। जो भीगे हुए हैं ये बीज जो हैं ये 4 हिस्सों में बांटने हैं। उनमें से एक हिस्से को 3-4 दिन के लिए पूरी तरह पानी में डुबोकर रख देना है। सूखे हुए बीजों को तथा पानी में डूबे हुए बीजों को बिल्कुल लाना नहीं है। भीगे बीजों में से एक भाग को धूप वाले कमरे में तथा दूसरे भाग को अंधेरे कमरे में रख देना है, जैसे कि अलमारी जिसमें धूप नहीं आती है। अंतिम भाग को बहुत ही ठंडे वातावरण में रखें, जैसे रेफ्रिजरेटर, या उनके चारों ओर बर्फ लगा दें। ये हम क्या कर रहे हैं, अलग अलग मौसम, अलग अलग परिस्थितियों में हम देख रहे हैं कि मतलब किस तरह से उसमें अंकुरण होता है। इन 3 भागों को प्रतिदिन जल में नम रखें तथा अधिक जल को निकाल दें। कुछ दिन बाद आप क्या देखते हैं, क्या सभी 5 भाग समान रूप से अंकुरित होते हैं? क्या आप प्रकाश से दूर रखे भाग का अत्यधिक ठंडे परिवेश में रखे भाग के अंकुरण में कमी या कोई भी अंकुरण नहीं देखते हैं? तो जो ठंडा होगा वहाँ पे ज़्यादा अंकुरण नहीं हो सकता, जो अंधेरे में होगा उसमें अंकुरण नहीं होगा, और जो गर्म स्थान में होगा और जल में डूबा रहेगा वहाँ पर अंकुरण जल्दी हो जाएगा। ये हमने देखा है। ठीक, क्या आपने पाया कि वायु, जल, प्रकाश तथा ऊष्मा जैसे अजैव घटक सजीवों के लिए अत्यंत आवश्यक हैं? वास्तव में ये अजैव कारक सभी सजीवों के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। ठीक है, हम देखते हैं कि सजीव बहुत ठंडे और बहुत उष्ण परिवेश में भी पाए जाते हैं। क्या ऐसा नहीं है? ये जीव इस विषम परिवेश में जीवित रहने के लिए किसी विशिष्ट व्यवस्था को अपनाते हैं। यहाँ अनुकूलन काम आता है। अनुकूलन जो होता है ये अल्पकाल में नहीं होता, हजारों वर्षों की अवधि में किसी क्षेत्र के अजैव घटकों में परिवर्तन आते हैं। तो वे जंतु जो उस परिवर्तन के प्रति अपने आप को ढाल नहीं पाते हैं वे मर जाते हैं। केवल वे जीव ही जीवित रहते हैं जो अपने आप को बदलते परिवेश के अनुसार अनुकूलित कर लेते हैं। जंतु विभिन्न अजैव कारकों, विभिन्न विधियों से अपने आप को अनुकूलित कर लेते हैं। इसका परिणाम भिन्न आवासों में जीवों की विविधता का होना है। आइए कुछ आवासों, इनके अजैव घटकों एवं उनमें रहने वाले विभिन्न जीवों के अनुकूलन का अध्ययन करते हैं। चलिए विभिन्न आवासों की यात्रा करते हैं हम और देखते हैं कि सबसे पहले देखते हैं स्थलीय आवास। स्थल में रहने वाले, तो स्थल में मरुस्थल भी आता है। तो मरुस्थल में कौन रहेगा? मरुस्थल के अजैव घटकों एवं ऊंट के अनुकूलन के विषय में हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं। मरुस्थल में पाए जाने वाले अन्य जंतु एवं पौधों के में क्या मतलब होता है?
तो क्या उनमें भी इसी प्रकार के अनुकूलन पाए जाते हैं? आइए देखते हैं। तो जो ये हैं मरुस्थल में रहने वाले चूहे और सांप, ये देखो चूहा है, ये सांप है। ये ऊंट की भांति लंबे पैर तो नहीं होते इनके, लेकिन दिन की तेज गर्मी से बचने के लिए ये भूमि के अंदर जो है गहरे बिलों में रहते हैं। इतनी तेज गर्मी होती है तो अब गर्मी से बचाव के लिए गहरे बिल में चले जाते हैं धूप में। और रात्रि के समय जब तापमान में कमी आती है तो ये जंतु क्या करते हैं, बाहर निकल आते हैं। मरुस्थल में उगने वाले कुछ सामान्य प्रकार के पौधों को 9.5 में दर्शाया गया है। ये देखिए इस तरह के कांटेदार पौधे होते हैं, ये कांटे कांटे हैं, ये इस तरह के कांटेदार पौधे होते हैं। यह पौधे मरुस्थल के प्रति किस प्रकार अनुकूलित हैं? तो क्रियाकलाप 3 में हम इस तरह से देखेंगे कि जो कैक्टस के पौधे होते हैं इनमें हमेशा कांटे कांटे पाए जाते हैं मरुस्थलीय पौधों में। तो ये क्या करते हैं, अधिक जो जल है वो उत्सर्जित नहीं करते हैं और जल की बचत करते हैं। ठीक है। और जो इनकी जड़ें होती हैं मरुस्थलीय पौधों की, ये जड़ जो होती हैं पानी को अवशोषण करने के लिए ज़्यादा गहराई तक चली जाती हैं। ठीक, इतना होता है इनमें। अब देखते हैं पर्वतीय क्षेत्र। पर्वत में जो पौधे होते हैं ये आवास क्षेत्र सामान्यतः बहुत ठंडे होते हैं। पर्वत क्या होते हैं, ऊंचाई पर रहते हैं तो वहाँ पर ठंडक अधिक होती है और इनमें तेज हवा भी चलती है। तो कुछ क्षेत्रों में शीतकाल में हिमपात भी हो जाता है पर्वत के ऊपर। ठीक है। तो पर्वतीय क्षेत्रों में पौधे एवं जंतुओं की अनेक प्रजातियां अलग अलग पाई जाएंगी, क्योंकि पर्वत इस तरह से है जो ऊपर है अधिक ठंडक है, अधिक ठंडा। ठीक है। यहाँ पर क्या होगी, नॉर्मल ठंडक होगी, ठंड, और यहाँ पर कम ठंड होगी। ठीक, इस तरह से। तो नीचे कम ठंड होगी। तो अलग अलग तरह से अलग अलग प्रकार की जलवायु पाई जाएगी सभी स्थानों पर। तो आइए देखते हैं कि किस तरह से पाया जाता है। तो यदि आप पर्वतीय क्षेत्र में रहते हैं अथवा वहाँ घूमने गए हैं तो आपने ऐसे अनेक वृक्ष देखे होंगे, परंतु क्या आपने ऐसे वृक्षों को अन्य क्षेत्रों में भी देखा है? किस तरह के वृक्षों को, इस तरह के वृक्षों को, इस तरह के वृक्षों को। ठीक है। ये वृक्ष अपने आवास में विद्यमान परिस्थितियों में रहने के लिए किस प्रकार अनुकूलित हैं? जो ये वृक्ष हैं सामान्यतः शंकुआकार होते हैं तथा इनकी जो शाखाएं होती हैं ये तिरछी होती हैं। इनमें से कुछ वृक्षों की पत्तियां सुई के आकार की होती हैं। इससे वर्षा का जल एवं हिम सरलता से नीचे की ओर क्या होता है, इनसे खिसक जाता है। पर्वतों पर इन वृक्षों से अधिक भिन्न आकृति एवं आकार वाले वृक्ष भी मिल सकते हैं। पर्वत पर जीवित रहने के लिए इनमें से कुछ अन्य प्रकार के अनुकूलन हो सकते हैं। पर्वतीय क्षेत्रों में पाए जाने वाले जंतु भी वहाँ का परिस्थितियों के प्रति अनुकूलित होते हैं। उनकी जो त्वचा होती है मोटी होती है, फर ठंड से उनके बचाव करते हैं। फर मीन्स ऐसे बाल जो रहते हैं। उदाहरण के लिए शरीर को गर्म रखने के लिए याक का जो शरीर होता है, ये है याक, इसका जो शरीर होता है, याक का जो शरीर होता है ये लंबे बालों से क्या होता है, ढका होता है। पहाड़ी तेंदुए के शरीर पर भी जो है फर होते हैं। ये पहाड़ी तेंदुआ है, इसमें भी क्या है, बाल बाल हैं ये। तो ये ठंड से इसका बचाव करते हैं। पहाड़ी तेंदुए के शरीर पर फर होते हैं। यह बर्फ पर चलते समय उसके पैरों को ठंड से भी बचाते हैं। ठंड भी क्या हो, पैर भी क्या होते हैं, फर होते हैं और गद्देदार होते हैं। पहाड़ी बकरी के मजबूत खुर उसे ढालदार चट्टानों पर दौड़ने के लिए अनुकूलित बनाते हैं। जैसे जैसे हम पर्वतीय क्षेत्रों में ऊपर चढ़ते जाते हैं परिवेश का स्वरूप क्या होता है, बदलता जाता है और हमें विभिन्न ऊंचाइयों पर पाए जाने वाले जीवों के अनुकूलन में विविधता दिखाई देती है। अब बात करते हैं घास स्थल की। ये भी बकरी क्या है, पर्वतीय स्थान में रहती है। घास स्थल, शेर वन में अथवा घास स्थल में रहता है।
तथा एक ऐसा शक्तिशाली जंतु है जो हिरण जैसे जंतुओं का शिकार कर उन्हें मारकर खा जाता है। यह मटमैले हल्के भूरे रंग का होता है। एक शेर हिरण का चित्र देखिए। कहाँ है शेर और हिरण का चित्र? ये देखिए, ये एक शेर है, मटमैले कलर का है, और ये इसको खा लेता है, किसको? हिरण को। ये हिरण है, ठीक। जो उसका मटमैला रंग होता है, हल्का भूरा, ये रंग शिकार के दौरान उससे घास के सूखे मैदानों में छिपाए रखता है, छिपने में मदद करता है। हिरण की तेज गति जो होती है उसे शिकारी से दूर भागने में सहायक होती है। तेजी से भाग पाती है ये हिरण। शेर, हिरण तथा अन्य जंतु एवं पौधों में और भी बहुत सी विशिष्ट संरचनाएं होती हैं जो उन्हें उनके आवास में जीवित रहने के योग्य बनाती हैं। ये हमने देख लिया स्थलीय जीवों को। अब देखते हैं कुछ जलीय आवास की बात करते हैं। जलीय आवास में सबसे पहले सबसे बड़ा क्या है? समुद्र है। तो समुद्र में ही जीव ज़्यादा पाए जाएंगे, तो समुद्र की बात करते हैं। समुद्र में रहने के लिए मछली के अनुकूलन के विषय में हम चर्चा कर चुके हैं। दूसरे बहुत से समुद्री जंतुओं का शरीर भी धारा रेखीय होता है, जिससे वह जल में सुगमता से चल सकते हैं। स्क्विड एवं ऑक्टोपस जैसे कुछ समुद्री जंतुओं का शरीर आमतौर पर धारा रेखीय नहीं होता। वे समुद्र की गहराइयों में तलहटी में रहते हैं तथा अपनी ओर आने वाले शिकार को पकड़ते हैं। जब वे जल में चलते हैं तो अपने शरीर को धारा रेखीय बना लेते हैं। जल में श्वास लेने के लिए इनमें गिल यानी कि क्लोब भी होते हैं। डॉल्फिन एवं व्हेल जो है जैसे कुछ जंतुओं में गिल नहीं होते हैं। ये सिर पर स्थित नासाद्वार अथवा वात छिद्रों द्वारा श्वास लेते हैं। ये जल में लंबे समय तक बिना श्वास लिए रह सकते हैं। वे समय समय पर समुद्री सतह यानी जल से बाहर आकर श्वसन छिद्रों से जल बाहर निकालते हैं एवं श्वास द्वारा स्वच्छ वायु अंदर भरते हैं। क्या आपने कभी दूरदर्शन पर अथवा समुद्री जीव पर चलचित्र में डॉल्फिन की इस रोचक क्रिया को देखा हुआ है? डॉल्फिन क्या होती है? ऐसे ऐसे करके ऊपर उछलती है जल से और इस तरह से नीचे गिर जाती है पानी के अंदर, ठीक है। तो ऊपर जब आती है तो ये पानी फेंक के श्वास को अंदर भर लेती है। आगे बढ़ते हैं। अब तालाब और झील में देखते हैं। क्या आपने तालाब, झील में, नालों में पौधों को उगते हुए देखा है? यदि संभव हो तो समीपवर्ती किसी तालाब के भ्रमण पर जाइए और वहाँ दिखाई देने वाले कुछ पौधों को बाहर निकाल लीजिए। इन पौधों की पत्तियां एवं तने एवं जड़ों किस प्रकार से संबंधित हैं? तो चलिए देखते हैं। ये इस तरह से कुछ जलीय जो है पौधे होते हैं, ये इस तरह से। ये जल के ऊपर उगने वाला पौधा है। इसकी जड़ें क्या हैं? जल के अंदर हैं। और ये पौधे जो हैं ये जल के नीचे जो सतह होती है पृथ्वी की, वहाँ पर उगे हैं। तो ये दलदली एरिया में उगते हैं और ये सीधे बढ़ते जाते हैं। कुछ तो अंदर ही अंदर हैं और कुछ क्या करते हैं, बढ़ते बढ़ते ऊपर भी निकल जाते हैं, ठीक। तो यही सब इसमें लिखा हुआ है कि जो है जलाशय की तलहटी से मिट्टी में स्थिर रहते हैं। कुछ मिट्टी में रहते हैं, कुछ ऊपर रहते हैं, कुछ जल ही जल में पौधे उग जाते हैं। ये इस तरह से होते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। हमारे आसपास के जीव देखते हैं। हमने विभिन्न आवास क्षेत्रों की यात्रा की तथा अनेक पौधों एवं जंतुओं की भी चर्चा कर ली है। हमने विभिन्न परिवेश में पाए जाने वाले वस्तुओं, पौधों, जंतुओं की सूची बनाई। कल्पना कीजिए कि यदि हम जानना चाहें कि हमारी सूची में सजीव के कौन से उदाहरण हैं। आइए वन में पाए जाने वाली वस्तुओं के विषय में सोचते हैं। वृक्ष पाए जाते हैं वहाँ पर, आरोही लता पाई जाती है, विसर्पी लता पाई जाती है। लता मीन्स जो पौधों की ऐसे ऐसे पत्तियाँ जमीन में गिरी रहती हैं, ठीक है। और जो कुछ पेड़ों के ऊपर चढ़ जाती हैं, तो उन सब की बात हो रही है। छोटे बड़े जंतु, पक्षी, सर्प, कीट, चट्टान, पत्थर, मिट्टी, जलवायु, सूखी पत्तियाँ, मृत जंतु, छत्रक एवं काई वन में पाई जाने वाली विभिन्न वस्तुओं के कुछ उदाहरण हैं। इनमें से कौन सजीव है? अपने चारों ओर पाई जाने वाली विभिन्न जंतुओं के विषय में सोचिए तथा उन्हें निर्जीव तथा सजीव में बांटना है।
कुछ प्रकरणों के में हमारे लिए यह आसान होगा। उदाहरण के लिए हमारे घर की कुर्सी अथवा मेज जैसी वस्तुएं क्या हैं, सजीव नहीं हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं। हाँ, यहाँ से देखते हैं हमें कैसे पता चलता है कि कोई वस्तु सजीव है। कभी कभी यह निर्णय इतना आसान नहीं होता। हम कहते हैं कि पौधे सजीव हैं, परंतु वे कुत्ते एवं कबूतर की भांति चल नहीं सकते हैं। दूसरी ओर एक कार है अथवा बस है, वो चल सकती है, फिर भी हम उसे क्या कहते हैं कि निर्जीव है। ये पौधे एवं जंतु समय के साथ वृद्धि करते हैं, परंतु कई बार ऐसा प्रतीत होता है जैसे कि आकाश में बादल अपने आकार में वृद्धि कर रहे होते हैं। तो क्या इसका अर्थ है कि बादल भी सजीव हैं? नहीं, बादल सजीव नहीं होते। तो आखिरकार हम निर्जीव एवं सजीवों में अंतर किस प्रकार करेंगे? क्या सजीवों में कुछ विशेष लक्षण होते हैं जो उन्हें निर्जीव पदार्थों से अलग करते हैं? आप स्वयं सजीवों का एक बहुत अच्छा उदाहरण हैं। आप में ऐसे कौन कौन से विशेष लक्षण हैं जो आपको निर्जीव वस्तुओं से अलग करते हैं? अपनी नोटबुक में ऐसे कुछ लक्षणों का लिखना है, अपने बारे में लिखना है, ठीक है। अपनी बनाई गई सूची को ध्यान से देखिए और पता लगाइए कि कौन से लक्षण अन्य जंतुओं तथा पौधों में भी पाए जाते हैं। संभवतः इनमें से कुछ लक्षण सभी सजीवों में एक समान होंगे, ठीक है। सबसे पहला लक्षण तो क्या देखते हैं कि हमको डेली खाने की आवश्यकता पड़ती है। तो देखते हैं क्या सभी सजीवों को भोजन की आवश्यकता होती है। अध्याय 1 एवं 2 में हमने ये जाना था कि सभी जीवों को भोजन की आवश्यकता होती है। भोजन हमारे लिए एक विभिन्न जंतुओं के लिए, हमारे लिए भी और विभिन्न जंतुओं के लिए भी क्या है, नितांत आवश्यक है। हमने यह भी सीखा था कि जो पौधे होते हैं वो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। जंतु भोजन के लिए पौधों एवं अन्य जंतुओं पर निर्भर रहते हैं। भोजन सजीवों को उनकी वृद्धि के लिए आवश्यक ऊर्जा प्रदान करता है। सजीवों को उनके अंदर होने वाले अन्य जैव प्रक्रमों के लिए भी क्या करते हैं, ऊर्जा की आवश्यकता तो होती ही है। तो क्या सभी जीवों में वृद्धि परिलक्षित होती है, वृद्धि दिखाई देती है, ये है इसका मतलब। तो चलिए समझते हैं, क्या 4 वर्ष पुराना कुर्ता आपको अभी भी ठीक आता है? इसे आप अब और नहीं पहन सकते। जो 4 साल पुराना कुर्ता है वो क्या है, आपके लिए अब छोटा हो चुका है और आप बढ़ चुके हैं, बड़े हो गए हैं। तो क्या ऐसा नहीं है कि आपके लिए वो फिट नहीं आएगा, है ना? ऐसा ही है। तो इन वर्षों में आप लंबे हो गए हैं, आपको इसका आभास नहीं हो रहा, लेकिन आप में हर समय वृद्धि हो रही है और कुछ वर्ष बाद आप वयस्क यानी कि बड़े हो जाएंगे। तो जंतुओं के बच्चे भी वृद्धि और करके वयस्क हो जाते हैं। आपने अवश्य देखा होगा कि कुत्ते के पिल्ले वयस्क हो जाते हैं। एक अंडे से स्फुटित होकर चूजा यानी कि जो मुर्गी का बच्चा होता है वो वृद्धि करके मुर्गी या मुर्गा में परिवर्तित हो जाता है। ऐसे छोटा सा बच्चा रहेगा उसका, फिर थोड़ा बड़ा होगा, फिर पूरा बड़ा होके मुर्गा बन जाएगा। और यहाँ पे देखो ये छोटा सा बच्चा है, पहले पैदा हुआ इतना सा था, इतना बड़ा हुआ, फिर इतना बड़ा हुआ, फिर इतना बड़ा हुआ, फिर क्या हो गया, एक व्यक्ति बन गया। तो इस तरह से इसी को वृद्धि कहते हैं। पौधे भी वृद्धि करते हैं। अपने चारों ओर पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के पौधों का अवलोकन करके आप देख सकते हैं। इनमें से कुछ बहुत छोटे तथा नवजात हैं, तो कुछ क्या हैं, विकसित हैं। ये सभी वृद्धि के विभिन्न स्थितियों में हो सकते हैं। कुछ दिनों में, कुछ सप्ताह के बाद पौधों को देखिए, क्या आप देखेंगे कि उनकी लंबाई में क्या हुई है, वृद्धि हुई है। वृद्धि सभी सजीवों में होती है। क्या आप सोचते हैं कि निर्जीव वस्तु वृद्धि प्रदर्शित नहीं कर सकते? चलिए, क्या सभी सजीव जो होते हैं ये श्वसन करते हैं, सांस लेते हैं? तो क्या हम श्वसन के बिना जीवित रह सकते हैं? नहीं रह सकते, ठीक है। तो जब हम श्वास लेते हैं तो बाहर की वायु शरीर के अंदर हम क्या करते हैं, भर लेते हैं, शरीर के अंदर चली जाती है। और जब हम श्वास छोड़ते हैं तो शरीर के अंदर की वायु बाहर निकल जाती है। श्वास लेना ही क्या होता है, श्वसन की क्रिया का एक हिस्सा होता है। श्वसन की क्रिया होती है, उसमें से एक काम होता है हमारा श्वास लेना।
तो श्वसन में अंदर ली गई जो वायु है, इसकी ऑक्सीजन की कुछ मात्रा का हम क्या करते हैं, उपयोग कर लेते हैं। इस क्रिया में बनी कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है, उसको हम श्वास द्वारा बाहर निष्कासित कर देते हैं। ठीक है। तो गाय, भैंसा, कुत्ता, बिल्ली जैसे कुछ जंतुओं में भी श्वसन की क्रिया मनुष्य की तरह ही होती है। इनमें से किसी भी जंतु का विश्राम की अवस्था में प्रेक्षण कर सकते हैं हम, तथा उसके उदर की गति पर ध्यान दे सकते हैं। यह मंद गति से उसकी श्वास लेने की क्रिया को दर्शाता है। उदर मीन्स हृदय पर, ठीक है, छाती के पास। श्वसन सभी सजीवों के लिए आवश्यक है। ग्रहण किए गए भोजन से श्वसन के द्वारा ही हमारे शरीर को ऊर्जा मिलती है। कुछ जंतुओं में गैस आदान प्रदान करने का तरीका भिन्न हो सकता है, जो श्वसन का एक हिस्सा होता है। उदाहरण के लिए केंचुआ क्या करता है, त्वचा के द्वारा सांस लेता है। हमने पढ़ा है कि मछली गिल के द्वारा सांस लेती है, ठीक है, जिनकी सहायता से वह जल में विलेय वायु से ऑक्सीजन को क्या करती है, अवशोषित कर लेती है मछली। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या पौधे भी श्वसन करते हैं? पौधों की श्वसन क्रिया में गैसों का आदान प्रदान मुख्यतः उनकी पत्तियों के द्वारा होता है। पत्तियां सूक्ष्म रंध्रों द्वारा वायु को अंदर ले लेती हैं तथा ऑक्सीजन का उपयोग करती हैं। वह कार्बन डाइऑक्साइड वायु में निष्कासित कर देती हैं। तो इसका मतलब है कि पौधे भी श्वसन कर रहे होते हैं। तो सभी सजीव जो है लगभग श्वसन कर रहे हैं। तो हम जानते हैं कि प्रकाश की उपस्थिति में पौधे वायु से कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग भोजन बनाने के लिए करते हैं तथा ऑक्सीजन को क्या करते हैं, छोड़ देते हैं। श्वसन क्रिया दिन एवं रात दोनों निरंतर चलती रहती है। भोजन बनाने की प्रक्रिया में निष्कासित ऑक्सीजन की मात्रा पौधे द्वारा श्वसन में उपयोग की गई ऑक्सीजन की अपेक्षा बहुत अधिक होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आइए आगे देखते हैं। क्या सभी सजीव उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया करते हैं? तो जब आप नंगे पैर टहल रहे हों तथा आपका पैर अचानक किसी कांटे अथवा नुकीली वस्तु पर पड़ जाए, तो आप किस प्रकार की अनुक्रिया करेंगे? जब आप अपने प्रिय व्यंजन को देखते हैं अथवा उसके विषय में सोचते हैं तो क्या अनुभव होता है? आप अंधेरे स्थान में अचानक तेज धूप में आते हैं तो क्या होता है, आपकी आंखें स्वतः ही कुछ क्षण के लिए बंद हो जाती हैं, जब तक कि वे तेज प्रकाश की अभ्यस्त नहीं हो जाती। आपका प्रिय व्यंजन, तेज प्रकाश एवं कांटा उपरोक्त स्थितियों में आपके बाह्य वातावरण में होने वाले परिवर्तनों के कुछ उदाहरण हैं। हम इन सभी प्रकार के परिवर्तनों के प्रति अनुक्रिया करते हैं, कुछ ना कुछ अचानक से क्रिया कर देते हैं। ठीक है, तो वातावरण में होने वाले इन परिवर्तनों को ही क्या कहते हैं, उद्दीपन कहते हैं। ठीक है, क्या दूसरे जंतु में भी उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया होती है? बिल्कुल होती है। खाना देते समय जंतु पशु के व्यवहार को ध्यान से देख सकते हैं हम। क्या वे भोजन के लिए अचानक अधिक चैतन्य नहीं हो जाते? जब आप एक चिड़िया की ओर कदम बढ़ाते हैं तो वो क्या करती है? जब जंगली जानवरों का तीव्र प्रकाश डालते हैं तो वे भाग खड़े होते हैं। तो इस तरह से कॉकरोच है अगर घर में, तो अगर हम लाइट जला देंगे तो कॉकरोच भी क्या करते हैं, इधर उधर अचानक से छिपने के लिए जगह देखने लगते हैं। तो ये क्या हो रहा है, सभी लोग उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया दर्शा रहे हैं, इसका मतलब। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सजीवों में उत्सर्जन के बारे में पढ़ते हैं। सभी सजीव भोजन करते हैं। जीव इस ग्रहण किए हुए सब भोजन की संपूर्ण मात्रा का उपयोग नहीं कर सकता है, तो आहार का केवल कुछ भाग ही जीव के शरीर द्वारा उपयोग में आता है। भोजन के बचे हुए शेष भाग का क्या होता है, वे अपशिष्ट के रूप में शरीर से बाहर निकाल देते हैं। विभिन्न जैव प्रक्रमों के फलस्वरूप हमारे शरीर में कुछ अपशिष्ट पदार्थ उत्पन्न होते हैं। सजीवों द्वारा इन अपशिष्ट पदार्थों के निष्कासन के प्रक्रम को ही क्या कहा जाता है, उत्सर्जन कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्या सभी सजीव प्रजनन करते हैं? तो क्या आपने कबूतर अथवा किसी पक्षी को घोंसले बनाते हुए देखे होंगे, वो अंडे देते हुए देखे होंगे या अंडे रखे हुए देखे होंगे। तो कुछ अंडे इनमें क्या होते हैं, स्फुटित यानी कि फूट जाते हैं तथा उनमें से छोटे छोटे बच्चे निकल आते हैं। जैसे
ये है कबूतर के अंडे रखे हुए हैं, इनमें से जब ये फूट जाते हैं तो इस तरह से इनमें बच्चे निकल आते हैं। आगे बढ़ते हैं, ये देखिए पौधे से बीज का अंकुरण। इस तरह से ये बीज है एक, धीमे धीमे इसमें थोड़ी सी जड़ निकलेगी, फिर जड़ और बड़ी हो जाएगी, फिर ये जड़ बड़ी हो जाएगी तो ये तना निकलेगा, धीमे धीमे तना निकलेगा तो ये धीमे धीमे पत्ती निकलेंगी, पत्ती निकलेंगी तो इस तरह से पौधे का जन्म हो जाएगा। फिर ये पौधा क्या होता है, धीमे धीमे बड़ा होता जाता है, इस तरह से इसमें अलग अलग शाखाएं निकलने लगती हैं। तो जैसे ये आलू है, आलू में क्या हो गया, धीमे धीमे अंकुरण हुआ तो ये एक आलू, फिर इसके जब बड़ा हो गया तो इसकी शाखाओं में अलग अलग आलू बन जाते हैं बहुत सारे, इस तरह से। तो अब आगे देखते हैं, क्या सभी सजीव गति करते हैं। तो अध्याय 8 में हमने जंतुओं की गति के विभिन्न तरीकों की चर्चा की थी। वे एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते हैं तथा शरीर में अन्य प्रकार की गति दिखाई देती है। पौधों के विषय में क्या विचार है, क्या वे भी गति करते हैं। पौधे सामान्यतः भूमि में जकड़े रहते हैं अतः वे एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं जा सकते, परंतु विभिन्न पदार्थ जैसे कि खनिज, जल एवं संश्लेषण खाद्य पदार्थ पौधे के एक भाग से दूसरे भाग में क्या होते हैं, संवहत होते रहते हैं, मतलब बहते रहते हैं। अतः आपने पौधों में अन्य प्रकार की गति भी देखी होगी। पुष्पों का खिलना एवं बंद होना, ये सब क्या है, गति ही तो है। क्या आप याद कर सकते हैं कि कुछ पौधे विभिन्न उद्दीपनों के प्रति किस प्रकार अनुक्रिया करते हैं। हम कुछ निर्जीव वस्तुओं को भी गति करते देखते हैं, जैसे बस, कार, कागज का छोटा टुकड़ा, बादल, अन्य कुछ वस्तुएं इसके उदाहरण हैं। क्या इनकी गति सजीवों की गति से किस प्रकार भिन्न होती है, ये समझने का प्रयास करेंगे। तो देखो, प्रकृति में विभिन्न प्रकार के जीव हैं, लेकिन उन सभी में कुछ लक्षण एक समान होते हैं जिनको हम पहले चर्चा कर चुके हैं। मृत्यु सजीवों के लिए एक सामान्य लक्षण है। चूंकि जीव की मृत्यु होती है, इसलिए जीवों की प्रजातियां हजारों वर्षों तक तभी अस्तित्व में रह सकती हैं जबकि वे क्या करें, प्रजनन करें, अपने समान संतान उत्पन्न करें। एक अकेला जीव प्रजनन किए बिना भी मर सकता है, परंतु सजीव की प्रजाति तभी अस्तित्व में रहती है जब उसके सदस्यों में प्रजनन होता रहता है। ठीक है। हमने देखा कि सभी सजीव जो है वस्तुओं में कुछ विशिष्ट लक्षण समान रूप से दिखाई देते हैं। उन सभी में क्या दिखाई देते हैं, भोजन की आवश्यकता पड़ती है उनको, श्वसन होता है, उत्सर्जन होता है, उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया होती है, प्रजनन होता है, गति होती है एवं वृद्धि भी होती है, और फिर अंत में क्या होती है, उनकी मृत्यु भी होती है। तो ये सब लक्षण सभी सजीवों में कॉमन दिखाई देते हैं। क्या हम ऐसी कुछ निर्जीव वस्तुओं को भी जानते हैं जिनमें इन लक्षणों में से कुछ दिखाई देते हैं। हाँ, जैसे कार, साइकिल, घड़ी, नदी, इसमें जल, ये सब गति करते हैं। आकाश में चंद्रमा गति करता है। हमारे देखते देखते एक बादल के आकार वृद्धि हो जाती है। क्या इन सभी वस्तुओं को सजीव कहा जा सकता है? नहीं। हमें स्वयं से प्रश्न करना होगा कि क्या इनमें सजीवों के अन्य सभी लक्षण भी पाए जाते हैं। तो सभी लक्षण तो नहीं पाए जाएंगे। सामान्यतः सजीवों में वे सभी लक्षण पाए जाते हैं जिनकी हमने चर्चा की है, परंतु निर्जीव वस्तुओं में वे सभी लक्षण एक साथ दिखाई नहीं देते हैं। क्या यह हमेशा सत्य है? क्या हमें सभी जीवों के सभी लक्षण इनकी चर्चा कर, मतलब इन लक्षण जिनकी हमने चर्चा की हमेशा निश्चित रूप से ही दिखाई देते हैं? क्या हमें निर्जीवों में भी सभी लक्षण कभी भी एक साथ दिखाई नहीं देते? उनमें से कुछ मात्र लक्षण ही इनको दिखाई देते हैं। चलिए, इस विषय को और अच्छी प्रकार से समझने के लिए आइए किसी बीज के विषय में विचार करें। कुछ विशिष्ट उदाहरण देखें। उदाहरण मूंग के बीज को लेते हैं। उसका क्या होता है? क्या वह जीवित है? वह एक दुकान अथवा भंडार में महीनों तक रखा रहता है तथा इनमें कोई वृद्धि नहीं होती अथवा जीवन के कुछ अन्य लक्षण भी दिखाई नहीं देते, परंतु जब हम उसको मिट्टी के बीज में, मतलब बीजों को मिट्टी में बोकर जल से सींचते हैं तो यह पौधा बन जाता है। क्या महीनों तक दुकान में रखे बीजों को भोजन की आवश्यकता थी अथवा इसमें उत्सर्जन, वृद्धि एवं प्रजनन हुआ था?
हमने देखा कि कुछ ऐसे भी उदाहरण हैं जब हम सरलता से नहीं कह सकते कि उसमें सजीवों के सभी लक्षण दिखाई दे रहे हैं जिससे उन्हें जीवित कहा जा सके। फिर भी जीवन क्या है? तो देखो, गेहूं की बोरी में अपना हाथ डालना है। क्या आपको कुछ गर्मी का अनुभव होता है? गेहूं की बोरी में कुछ गर्मी उत्पन्न होती है। यह गर्मी बीजों के श्वसन के कारण उत्पन्न हुई है। हमने देखा कि बीजों में श्वसन की क्रिया उस समय भी चलती रहती है जबकि अन्य जैव प्रक्रम उतने सक्रिय नहीं होते। तो कुछ ना कुछ लक्षण मतलब उसमें सजीव के थे। संभवतः हमारे प्रश्न आखिर जीवन क्या है का उत्तर देना इतना सरल नहीं हो सकता, परंतु अपने चारों ओर पाए जाने वाले जीवों की विविधता को देखकर अचानक ही मुंह से निकल जाता है कि जीवन सुंदर है। ठीक है, तो इस तरह से इस अध्याय को यहीं समाप्त हो जाता है। इसके बाद अब नेक्स्ट अध्याय आएगा गति एवं दूरियों का मापन, अध्याय 10। तो इसको नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल कर लो पढ़ाई इसको सब्सक्राइब कर ले और आगे ही ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।